नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। अब खबर राजस्थान के जयपुर की, जहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। मस्जिद के सामने पथराव की खबर है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, हिरासत में लिए गए हैं 40 लोग। भारी सुरक्षा बल तैनात है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मस्जिद के सामने पथराव हुआ है। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मस्जिद के पास से हटाया गया पत्थर, जिसके बाद ये पथराव चालू हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल रात से ही वहां पर हिंसा जारी है। पुलिस बल भारी मात्रा में वहां पर भारी संख्या में तैनात कर दी गई है हालात को काबू में करने के लिए। ये तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। जयपुर में चोमू में ये विवाद हुआ। मस्जिद के पास से हटाया गया एक पत्थर, उसके बाद लोग भड़क उठे और पथराव किया उन्होंने पुलिसकर्मियों पर, और फिर कई घायल भी हुए हैं इस घटना में, और तब से हालात तनावपूर्ण बने हुए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जयपुर के पास चोमू में, जहां पर ये पूरा विवाद हुआ है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का विवाद बढ़ा और फिर प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसको लेकर फिर तनाव बढ़ा और मौके पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। पत्थरबाजी शुरू हुई, कई घायल बताए जा रहे हैं, और जो लोग हैं जो इसमें शामिल थे पत्थरबाजी में, उन्हें अब पकड़ा जा रहा है। जो तमाम आरोपी हैं वो उनको ढूंढा जा रहा है। जयपुर के चोमू इलाके में ये पूरा विवाद कल देर रात से फैला हुआ है, और जिसको लेकर इस वक्त भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं चोमू के इलाके की, जहां पर मस्जिद के पास एक पत्थर हटाने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ, और जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई। मौजूद स्थानीय प्रशासन के लोगों और पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू की गई। कई घायल हुए हैं और अब लोगों को वहां पकड़ा जा रहा है। और जिस जगह पर यह हिंसा भड़की, वहीं से हमारे सहयोगी विश्वास शर्मा ने एक रिपोर्ट भेजी है, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश इसको पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो विवाद है वो केवल रास्ता खोलने का नहीं था। रास्ता खोलने के अलावा वहाँ पर एक पुलिस चौकी रखी जानी थी, उसको लेकर के विवाद था। वहाँ पर पुलिस चौकी रखी गई, जिसके बाद में समझाइश हो चुकी थी। 45 साल से पूरा विवाद था, लेकिन समझाइश होने के बाद में जो समुदाय के लोग थे, जो बड़े नेता थे, उनके साथ में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार वार्ता के बाद में जो समझाइश है वो कर ली थी। एक समझौता हुआ था, उसी के तहत वो स्ट्रक्चर वहाँ से हटाया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने रात को आकर यहाँ पर अचानक से जो समझौता हुआ था, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो हटाने की कोशिश की, और उसके बाद में जो पूरा मामला है ये भड़का। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से, और स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से जो लगातार कोशिश है वो की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। समझाइश का जो दौर है वो जारी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी का कोई नुकसान हुआ है, असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल है, और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप, है ना, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको डिटेन भी किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है, और लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है, और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है, और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर, और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग वहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफ़ी खुशी है। और ये देखिए, एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं, एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इससे पथराव हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है, और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। अरे मेरे कुछ भी नहीं करी, पत्थरबाजी नहीं करी मैंने। क्यों लेके जा रहे हैं आपको ये? अजी कुछ ही मैंने पत्थरबाजी नहीं करी, मेरे ईमान की कसम खा रहा हूं। इकराम जी, आपको फिर क्यों लेके जा रहे हैं? अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था,
तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई, मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ था ये बता दो। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था रात को? एक सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्यों लेके जा रहे हैं आप? सर ये लग रहा है उनका, हम बाहर के नहीं उनका बाहर के नाम क्या है? शमशेर खान, फिरोजाबाद के, चूड़ी कंगन बेचते हैं। दरअसल तो ये आखिर मामला पूरा है क्या? जयपुर के चोमू में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए कुछ पत्थर सड़क से हटाए जा रहे थे, उसके बाद ये पूरा मामला भड़का है, तनाव बढ़ा है, हिंसा भड़की है, जिसको लेकर कल से आज में तमाम एक्शन अब दिखाई दे रहे हैं। कुछ चश्मदीदों से हमारे सहयोगी ने बात की है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। दरअसल यहाँ पर मस्जिद के पास में जो पत्थर रखे हुए थे, उस पत्थरों को वहाँ से हटाकर एक ये जो आपको दिख पा रहा होगा रेलिंग का पूरा ये जो ढांचा आपको दिख पा रहा होगा सामने, ये पुलिस चौकी की गुमटी बनाकर रखने की जो कोशिश है वो की गई थी। इसके बाद में ये मामला भड़का और यहाँ पर इस तरीके से जो हालात हैं वो बने हैं। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। क्या? कोमल शर्मा। कोमल जी, ये बताइए कि ये ढांचा वहाँ पर रखना जा रहा था, क्या हुआ? रख गया था, सारा काम हो गया था, वो भी चले गए थे। एसपी साहब समझा दी थी, फिर ये तो रात को 1:30-2:30 बजे आके फिर इसको हटा के गए। नहीं सर, ये पत्थर इसलिए हटाए थे कि रास्ता खुल जाए। ये रास्ता खुल जाए, अपनी परिधि में इन्होंने सारा काम करवा दिया था सारा। फिर ये तो जूलपुर पे रात को 1:30 बजे आके फिर इनको हटा के गए हैं। ये जो रेलिंग का ढांचा रखा जा रहा है, ये पहले रख दिया था? हाँ, ये भी रख चुका था, ये रख चुका था। कल दिन में रख दिया था ये। हाँ, पुलिस चौकी बनाएंगे। हाँ, पुलिस चौकी के लिए रखा था ये। भाई जो पुलिस वाले वहाँ खेजड़े के नीचे बैठते हैं ना, तो बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, तो फिर वो कहाँ के भाग के जाए, तो इसके अंदर इसके लिए ये बनवाई थी। इसके लिए बनाई थी? हाँ। ये पहले ही बातचीत हो गई थी ना? हाँ, बातचीत हो गई थी पहले। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पुलिस चौकी भी रखी जा रही थी। इसके बाद में अचानक से रात को जो एक समुदाय है वो भड़क गया और उसके बाद में कई जगह पर पथराव हुए, पुलिसकर्मियों पर पथराव हुआ यहाँ पर, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसके बाद में जो यहाँ पर माहौल है वो अभी संवेदनशील बना हुआ है, तनावजनक बना हुआ है। सर, कैसे कार्रवाई की जा रही है अभी, क्या शांति व्यवस्था के लिए? अभी तो फ्लैग मार्च हो रहा है और सर्च हो रही है केवल, है ना? क्या डिटेन किए जा रहे हैं सर लोग? जो लोग लगता है कि पूछताछ की आवश्यकता है उनको डिटेन कर रहे हैं। जी देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कोशिश है यहाँ पर की जा रही है, डिटेन भी किया जा रहा है जिन लोगों से पूछताछ की जानी है, जो लोग यहाँ पे आसपास के थे। तो बताया जा रहा है कि इस इलाके में 45 साल से सड़क के कुछ पास पत्थर पड़े थे, जिसको लेकर ट्रैफिक के आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी। इसी को हटाने का काम चल रहा था, जिसके बाद वहां पर तनाव भड़क गया। तो हवा महल विधानसभा के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य से इसी पूरे मामले पर हमारे सहयोगी ने बात की है। महाराज जी, जिस तरीके से चोमू के अंदर घटना घटी है, 6 पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कुछ उपद्रवी लोग इस प्रदेश में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में सबका विश्वास जीतकर विकास चल रहा है, ये सुशासन का राज, भाजपा का शासन जब से चल रहा है, शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक इस प्रदेश का विकास हो रहा है। यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तुष्टीकरण के राजस्थान सरकार निरंतर हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम कर रही है। वो जो विषय आया है, मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, आधिकारिक जानकारी मेरे पास भी पूरी नहीं है, लेकिन किसी ने बताया कि उस स्थान पर कोई स्टे लगा हुआ है। स्टे के बावजूद कुछ उपद्रवी लोगों ने वहाँ कर पत्थर डाल दिए, एंगल्स गाड़ दिए और उसको कब्जा करने का प्रयास किया। प्रशासन जो है वो आप हम सबकी सुरक्षा के लिए, पुलिसकर्मी प्रशासन आपकी सेवा के लिए, उन पर इस प्रकार का कोई करना ठीक नहीं है। अगर आपका कोई अधिकार है, कोई हक है, तो उसके लिए कोर्ट है, न्यायालय है, पुलिस से ही हम लोग गुहार करके अपनी उस क्षेत्र की कोई बात होती तो रखते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसको विवादित नहीं करना चाहिए। और इस प्रदेश में इस प्रकार के उपद्रवी लोग कोई अतिक्रमण करना चाहेंगे, माहौल खराब करना चाहेंगे, सौहार्द बिगाड़ना चाहेंगे, तो उन लोगों को कतई इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ये प्रदेश सबके साथ। वहाँ पे अभी धारा 144 लागू कर दी गई है महाराज जी, और अभी भी जो हमारी पुलिस मजबूत है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के आने के बाद में इस प्रकार के उपद्रवी लोगों का पक्का इलाज हो गया है। तो आप निश्चिंत रहें, चोमू क्षेत्र में कहीं भी या प्रदेश में कहीं भी इस प्रकार के उपद्रवियों के लिए कोई भी स्थान नहीं है। कोई भी किसी प्रकार की हरकत करने का प्रयास करेगा, प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, तो वो ये मानो कि वो कटघरे के अंदर होगा।
जयपुर के चोमू से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विश्वास शर्मा। विश्वास, ये पूरा कदम उठाने से पहले जो स्थानीय समुदाय है उसको साथ लेकर प्रशासन चला, एक तरह की सहमति बनी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई, फिर ये हिंसा भड़की कैसे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो विवादित ढांचा था, वो जो वहाँ पे पत्थर रखे हुए थे, बेसिकली उसको एक एनक्रोचमेंट कह सकते हैं कि मस्जिद से थोड़ा सा आगे तक वो जो पत्थर है वो लगा रखे थे ताकि अधिक जो ज़मीन है वहाँ से वो उसको एनक्रोचमेंट किया जा सके। चूँकि वो मेन बस स्टैंड का रास्ता है, मेन मार्केट है वो वहाँ से, और दिन के समय जब मार्केट खुलता है तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसको लेकर के रास्ता खुलवाया जाना था, उसके लिए वहाँ पर बातचीत की थी पुलिसकर्मियों ने, और ये बातचीत हुई थी कि यहाँ से ये जो ढांचा है ये हटा लिया जाएगा। आप जो मस्जिद की परिधि है वहाँ पर एक रेलिंग लगा लीजिएगा, और वहाँ पर ही पास में एक जो पुलिस की चौकी है, अस्थायी चौकी बनाने के लिए वहाँ पर एक रेलिंग का स्ट्रक्चर रख दिया जाएगा ताकि वहाँ पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं, खासकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, वो वहाँ पर आसानी से बैठ पाएँ, ताकि कोई बरसात या धूप की छाव की जो स्थिति होती है उसमें वो वहाँ पर बैठ पाएँ आराम से। इसके लिए पूरी बातचीत हो चुकी थी, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे बातचीत हो चुकी थी, जो तमाम यहाँ पर नेता, स्थानीय नेता हैं समुदाय के, उनसे बातचीत के बाद में वो ढांचा रखा गया, वहाँ पर उसको रख दिया गया था। लेकिन देर रात अचानक वहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ जमा होने लगी और वहाँ पर रेलिंग जो लगी हुई थी उनको वहाँ पर हटाने लगे और रेलिंग को थोड़ा सा और आगे जाके लगाने की कोशिश करने लगे। इसमें पुलिस ने अगर वहाँ पर मना करने की कोशिश की, जिसके बाद में जो गहमा गहमी हुई दोनों ही पक्षों के बीच में, और उसके बाद में वहाँ पर जो लोग थे, स्थानीय लोग, उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। जो पास की कॉलोनियाँ थी वहाँ से लोग निकल कर आए, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद में पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस वहाँ पर फिर उसके बाद में पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया। चूँकि उस वक्त करीबन 10 से 15 पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, उनको सभी को चोट भी आई क्योंकि भारी संख्या में लोग मौजूद थे और पुलिसकर्मी का जो जाब्ता था वो उतना नहीं था, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना ये जो पूरा मामला इतनी तरीके से भड़क जाएगा। उसके बाद में वहां से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाना पड़ा। इसके बाद में वहाँ पर आंसू गैस की गोले चलाए गए, पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया, जिसके बाद में स्थिति को कंट्रोल में लिया गया। सुबह करीब 5:30 बजे तक ये जो माहौल है ये वहाँ पर तनावपूर्ण बना रहा। अभी भी वहाँ पर इंटरनेट बंद है। हम वहाँ से करीब 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर है गाँव के बाहर, ताकि यहाँ से इंटरनेट सेवाएं जो है यहाँ पर शुरू है, लेकिन जो मेन मार्केट है वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं। इस इलाके के बारे में विश्वास जरा बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ये कमर्शियल इलाका है, दुकानें ज्यादा हैं, या फिर ये रिहायशी इलाका भी है, लोग वहाँ रहते भी हैं? इस इलाके को जरा आप डिस्क्राइब करिए, क्योंकि ये तस्वीरें चल रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने अभी कार्रवाई की है, उसमें कुछ हथियार भी मिले पत्थर के अलावा? नहीं, अभी ऐसी कोई मेरे पास जानकारी नहीं है। ठीक, थैंक यू। तो छावनी में तब्दील हो चुका है पूरा इलाका। विश्वास, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं किस तरह का इलाका है, रिहायशी इलाका है, कमर्शियल इलाका है, इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुलिस के नियंत्रण में अब ये पूरा इलाका आ चुका है, छावनी में तब्दील हो चुका है। आप खुद बता रहे हैं इंटरनेट सेवा इस इलाके में अभी बंद है। जी बिल्कुल, देखिए चोमू जो है वो राजधानी जयपुर के पास का ब्लॉक है, और आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पंचायतों वाला ब्लॉक है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं ये मौके पर आप चूंकि तमाम पुलिस बल के साथ गए हैं, अब क्या मौके पे स्थिति शांतिपूर्ण है और सारे जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है वहाँ पे पिकेट्स लगा दिए गए हैं। जी सर। और जाब्ते को और बेहतर तरीके से डिप्लॉय किया जाएगा, मोबाइल्स भी लगाई जाएंगी और भी आवश्यकता अनुसार जाब्ता लगाएंगे। और जिन लोगों को राउंड अप किया गया है उनमें से बहुत सारे ऑलरेडी उपद्रवी हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा वेरीफाई करके, और जो बच गए होंगे उनको भी चिन्हित करके जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। नेटबंदी जो अभी चल रही है फिलहाल, वो कब तक अमल मतलब शुरू हो जाएगी? एक बार एसेस करके हम लोग निर्णय ले लेंगे शाम तक। क्या अपील करेंगे सर आम लोगों से? आम लोगों से यही अपील करूंगा कि जो भी लोगों की शिकायत हो, जो भी समस्या हो, जो भी विवाद हो, जो भी विषय वस्तु हो, उसको बातचीत से सुलझाएं। इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो उनको भारी पड़ेगा। थैंक यू। लगातार पुलिस के जरिए अपील की जा रही है कि जो भी मसले हैं, जो भी विवाद है, उसे बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, बजाय कि हिंसा का रास्ता अपनाया जाए। फिलहाल हालात जो तनावपूर्ण बने हुए थे आज सुबह से, वो स्थिति कंट्रोल में इस वक्त दिखाई दे रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आगे इस तरीके की बैठक करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंकज चौधरी ने विधायकों से कहा है कि वो किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा कि जाति के मुताबिक बैठक से समाज में गलत संदेश जाता है।
और रणवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा संदेश रणवीर, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से अपने विधायकों के लिए कि बीजेपी एक अनुशासन, डिसिप्लिन वाली पार्टी है, उसी लिहाज से आपको काम करना होगा और आपने अभी तक जो किया है वो आगे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से विधानसभा का सत्र चल रहा था, विधायक लखनऊ में मौजूद थे और विधायकों की मौजूदगी में अचानक एक तस्वीर आई कि ब्राह्मण विधायक बैठक कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लामबंद कर रहे हैं, एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण एकता है। तो इससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपने आप को जातियों की राजनीति से दूर बताती है, उस बीजेपी पर यह आरोप लगेगा ही कि उसके विधायक एक खास जाति वर्ग से इकट्ठे होकर के इस तरह की बैठक कर रहे हैं। और इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ये संदेश दिया है कि ये जो मामला है, इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए और अगर हुई तो इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये जाति या परिवार की राजनीति नहीं करती है। तो एक कड़ा संदेश देने की नए प्रदेश अध्यक्ष ने कोशिश की है और इसीलिए जो ब्राह्मण विधायक हैं, जब ये बैठक हुई उसके बाद हमने बात की तो किसी ने कहा कि समाज को संस्कार देने के लिए हम लोग इस पे एक फैसला ले रहे थे, चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा कि ब्राह्मण जो है, जिस तरह से उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें ना हो, इसके लिए लामबंदी की जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने इसको अनुशासनहीनता माना है, एक चेतावनी दी है और आगे से अगर जातियों को लेकर न सिर्फ ब्राह्मण बल्कि किसी भी जाति वर्ग के लोग, विधायक या नेता अगर इस तरह की बैठकें करेंगे तो उसको रणवीर, इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी भी बीजेपी को घेर रही थी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बयान के बाद, प्रदेश अध्यक्ष के इस चेतावनी के बाद अपने विधायकों को एक संदेश जा रहा है और विपक्ष को भी काउंटर मिल गया है कि ये बीजेपी का भी बैठक नहीं थी, ये पार्टी की बैठक नहीं थी, ये कुछ विधायकों ने मिलकर कुछ करने की सोची जो हम उसके साथ नहीं। देखिए, पार्टी से कोई लेना देना था नहीं और इससे पहले भी राजपूत विधायकों ने बैठक की थी, कुछ महीने पहले उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी। तब भी पूछा गया था तो ये कहा गया था कि हम अपने एक बर्थडे का फंक्शन था और इसलिए एक जाति वर्ग के लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस बार जो ब्राह्मणों की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि हम वहाँ बैठे थे इसलिए कि समाज में संस्कार खत्म हो रहा है और संस्कार कैसे वापस आए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जाहिर है कि इस तरह संस्कार पर चर्चा करने के लिए विधायकों की बैठकें नहीं होती हैं, बैठकें होती हैं इसलिए कि राजनीतिक संदेश दिया जाए, लेकिन इसको बीजेपी ने गलत माना है। रही बात ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन खुद जातियों की राजनीति करता है, लेकिन ये जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक थी, इसको लेकर के बीजेपी पर निशाना साधने का विपक्ष को एक मौका मिला और उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण जो है उत्पीड़ित है, ये परेशान है क्योंकि इस सरकार में ब्राह्मणों के खिलाफ काम हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो एक मौका मिला था, विपक्ष ने हमला किया। आगे इस तरह का कोई मौका विपक्ष को ना मिले, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने ये जो चेतावनी है वो जारी की है और ये सिर्फ उन विधायकों को नहीं है जो उस बैठक में इकट्ठे हुए थे, बल्कि ये उन सभी नेताओं के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी में है और अगर इस तरह की जाति वर्ग की वो राजनीति करके एक संदेश या संकेत देने की कोशिश करेंगे, तस्वीरें वायरल होंगी, खबरें बाहर आएंगी, तो जाहिर है कि इस तरह से चेतावनियां दी जाएंगी। अब हमारे साथ बने रहिए रणवीर, अब कुछ और खबरों पर भी आपके पास हम लौटेंगे। एक खबर अब दिल्ली की है, कुलदीप सेंगर को जमानत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर कुलदीप सेंगर के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। जनवादी महिला समिति समेत कई महिला संगठनों का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी हो रही है। तो उन्नाव रेप मामले में मुख्य अक्यूज्ड हैं ये और इस वक्त जमानत पर रिहा हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट के बाहर महिला संगठनों की नारेबाजी और प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। और कल ही खबर आई थी कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया। तो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर की, जहां पर महिला संगठनों का प्रदर्शन जारी है। ये पूरा प्रदर्शन उन्नाव रेप मामले से जुड़ा हुआ है। कुलदीप सेंगर जो मुख्य अक्यूज्ड हैं, जमानत पर रिहा हैं। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, जिसको लेकर ये कड़ा विरोध हो रहा है। पीड़ित परिवार भी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। वो नहीं चाहता कि जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको किसी तरह की रिलीफ मिले और इसीलिए कल भी खबर आई, हमारे जरिए हमने आप तक पहुंचाई भी थी। एनडीटीवी को ये जानकारी मिली कि सीबीआई अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुका है और इसके फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला है। लेकिन इस वक्त ये सीधी तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हैं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर की, जहां पर महिला संगठनों से जुड़ी
महिलाएं इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। हाईकोर्ट के बाहर सेंगर के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। तो कई महिला संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी हो रही है। हाथों में वो प्लकार्ड्स लेकर वो आगे बढ़ रही हैं और ये सीधी तस्वीरें दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी है, क्योंकि इसी कोर्ट से कुलदीप सेंगर को रिलीफ मिली थी। जमानत पर उन्हें रिहा करने का फैसला हाई कोर्ट ने सुनाया था। तो ये महिला संगठन से जुड़ी कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर जो रास्ता जाता है इंडिया गेट की तरफ, उस तरफ वो मौजूद हैं और उन्हें वहां पर रोकने की कोशिश भी पुलिसकर्मी कर रहे हैं। तमाम सवाल इस फैसले को लेकर उठे हैं और अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा रही है। सीबीआई ने इसे आगे ले जाने का फैसला कर लिया है और इस रिलीफ के खिलाफ अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है। तो कई महिला संगठनों का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। एक तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कुलदीप सिंह सेंगर की, दूसरी तरफ ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर की, जहां पर महिला संगठनों के कार्यकर्ता का प्रदर्शन जारी है। बहुत ज्यादा गुस्सा है हाईकोर्ट के इस फैसले से, जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को रिलीफ मिली है और वो जमानत पर इस वक्त रिहा है। अब उन्नाव रेप मामले से जुड़ा ये पूरा मामला है। पीड़ित परिवार लगातार अपील कर रहा है कि इस पर अदालत दोबारा सोच विचार करे। इस बीच ये भी खबर आई है कि सीबीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया इस मामले के खिलाफ और आगे जाकर जो रिलीफ हाई कोर्ट ने दी है उस पर वो अपील करना चाह रही है। अगली खबर, दिल्ली लखनऊ हाईवे में लूट की वारदात हुई है। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूटा है। 85 लाख रुपए लूटकर वो फरार हो गए हैं। तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। देखिए कैसे सरेआम बाइक सवार बदमाश पहले पीछा करते हैं, फिर लात मारकर बाइक को गिराते हैं और फिर लूट लेते हैं। ये तस्वीरें सीसीटीवी की हैं। बदमाशों ने पूरे फिल्मी स्टाइल में इस वारदात को अंजाम दिया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट हाईवे के लूट की वारदात की ये तस्वीरें हैं। बदमाशों ने एक फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 85 लाख रुपए लूटकर ये बदमाश फरार हो गए। तस्वीरें बेहद डरा देने वाली हैं। सरेआम बाइक सवार बदमाश पहले एक कार का पीछा करते हैं, फिर लात मारकर बाइक को गिराते हैं और फिर लूट कर भाग निकलते हैं। तो ये हाईवे की घटना है। दिल्ली लखनऊ हाईवे में लूट की ये वारदात हुई है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूटा है 85 लाख रुपए और ये पूरी घटना कहां हुई है? ये घटना दिल्ली हापुड़ हाईवे में हुई है। दिल्ली हापुड़ हाईवे लूट की वारदात रिपोर्ट की गई है और गनीमत रही कि बदमाशों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया वो पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई और पुलिस को इसी से अब जांच के लिए आगे के क्लूज मिलेंगे। अगली खबर, बिहार की राबड़ी देवी ने खाली कर दिया है अपना आवास 10 सर्कुलर रोड। उनको ये आदेश दिया गया था कुछ दिनों पहले और आधी रात से खाली हो रहा है उनका ये घर। राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 होर्डिंग रोड। तो 10 सर्कुलर रोड जो एक अरसे तक पूरा लालू परिवार इसी घर में रह रहा था, उसे शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नई सरकार ने खाली कराने का आदेश दिया था, जिसको लेकर राजनीति और सियासत भी तेज हुई थी। और अब खबर आ रही है कि कल आधी रात से ये जो घर है 10 सर्कुलर रोड का वो खाली कराया जा रहा है। राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 होर्डिंग रोड। और सोमू के पास चलते हैं जो इस वक्त पटना से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, जो आदेश था सरकार का उसको अमल में लाया जा रहा है और एक तरह से जो बहुत अरसे से 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार का घर रहा वो अब खाली हो रहा है और अब एक नए पते पर यह परिवार जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए 2 दशक हुए जब परिवार यहाँ पर शिफ्ट हुआ था और ये एक अणे मार्ग ठीक इसके सामने है मुख्यमंत्री का आवास और उसके पीछे ये 10 सर्कुलर रोड जो जहाँ पर की राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव पिछले 20 साल से करीब हैं, 2006 में वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। लेकिन पिछले महीने नवंबर के महीने में भवन निर्माण विभाग ने उन्हें एक नया पता आवंटित किया था 39 हार्डिंग रोड और वहीं पर शिफ्ट होने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। कल कुछ सामान यहाँ से निकला और उसके बाद लोगों को ये भनक लगी, क्योंकि पहले जब ये आवास आवंटित हुआ था, नया आवास, तो आरजेडी ने इसका बहुत विरोध किया था। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया था कि किसी भी सूरत में ये बंगला, ये डेरा खाली नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कल यहाँ से सामान की शिफ्टिंग शुरू हुई, उसके बाद इस बात की संभावना जताई जाने लगी कि परिवार जो है अब इस बात पर तैयार हो चुका है कि नए पते पर वो शिफ्ट हों। लेकिन कल सामान कहाँ गया है, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि ना तो परिवार की तरफ से की गई है, ना ही पार्टी के लोग कुछ बोलने को तैयार हैं इस पर। और अभी जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद ही परिवार इस बात पर निर्णय लेगा कि वो 39 हार्डिंग रोड जो उनको आवास मिला है वहाँ पर शिफ्ट होंगे या फिर जो उनका बंगला बन रहा है वहाँ जाएंगे। तो फिलहाल सामान निकालने की कवायद जो है वो कल से जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी भी क्योंकि इतने साल से वो यहाँ पर हैं और लोग बता रहे हैं कि जितनी गाड़ियाँ चाहिए सामान के लिए उसमें काफ़ी वक्त लगेगा अगर पूरा परिवार अगर इसको खाली करना शुरू करता है तो जाहिर तौर पे कल से इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन अभी भी ये देखना होगा कि राजद का और परिवार का इस फ्लैट को, इस जो बंगला है उनका, उसको खाली करने को लेकर उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि परिवार ये कहता रहा है कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और यहाँ पर उनके लिए लिफ्ट लगवाई गई है, दूसरी सुविधाएं भी कराई गई हैं। तो ये एक दलील जो है राजद की तरफ से दी जाती रही है। लेकिन उन दलीलों के बावजूद कल भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल उठाए थे, जेडीयू ने भी सवाल उठाया कि 1 महीने के बाद भी उन्होंने अपना आवास खाली क्यों नहीं किया है। उनको 25 नवंबर को ही नोटिस मिला था और उसके बाद कल रात में ये कवायद दिखी कि यहाँ से सामान को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। शुक्रिया अपडेट के लिए। पटना से आपका सोमो। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली में आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सौरभ भारद्वाज, संजीव झा के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। आदिल अहमद खान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सांता क्लॉज के अपमान का आरोप लगा है। सांता को सीपीआर देते हुए बनाया गया था वीडियो। दरअसल 18 दिसंबर को सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें सांता क्लॉज का मजाक उड़ाया गया था। वीडियो दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बनाया गया था जिसमें 376 AQI सुनकर सांता क्लॉज बेहोश हो जाते हैं। फिर सौरभ भारद्वाज उन्हें सीपीआर देते हैं। आप नेताओं पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। ये तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर सौरभ भारद्वाज ने डाली थी। इसी पर आपत्ति जताते हुए एक मामला दर्ज कराया गया है। सांता क्लॉज को सीपीआर देते नजर आए सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं। कनॉट प्लेस इलाके में ये पूरा शूट हुआ था, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है उस पर ये पोस्ट किया था। इसको लेकर अब आपत्ति है और इन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। और अब खबर बांग्लादेश की, जहां पर टीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद अभी लोग उबर भी नहीं पाए थे कि वहां एक और हिंदू की हत्या से सनसनी फैल गई है। राजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक अमृत मंडल पर कथित तौर पर वसूली के आरोप लगाए गए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के बाद से इलाके में तनाव भी रिपोर्ट की जा रही है। तो एक और हिंदू की भीड़ ने हत्या कर दी है। पहला जो मामला आया जिसका गुस्सा यहां देश में भी दिखा, दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या हुई। एक गहरा सदमा लगा यहां मौजूद लोगों को भी। उसके बाद अब खबर आ रही है कि राजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल की हत्या कर दी गई है। पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है और ये तस्वीरें हैं इन तमाम हत्याओं के पीछे, इस मॉब लिंचिंग के पीछे विरोध प्रदर्शन और गुस्सा ढाका में भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें ढाका से इस वक्त आ रही हैं जहां पर इस तरह की घटना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर किसकी शय पर कट्टरपंथी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी खुलेआम। भीड़ कैसे एक निर्दोष अल्पसंख्यक को घेर कर पीट कर मार डालती है। और एक मामला नहीं है ये, एक के बाद एक लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। ढाका में इस वक्त मौजूद है एनडीटीवी संवाददाता अंकित त्यागी। ताजा हालात के बारे में वो और ज्यादा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है उन्होंने। मेरे पीछे जो जली हुई इमारत इस वक्त आप देख रहे हैं वो ढाका, सेंट्रल ढाका में कारवान बाजार इलाके में प्रथम आलो, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा बांग्ला अखबार है, बांग्ला भाषा का अखबार है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है।
उस्मान हादी जो यहाँ पर एक यंग पॉपुलर लीडर थे, उनकी मौत के बाद 18 तारीख को यहाँ पर एक जिस तरीके की हिंसा हुई, उसके बाद जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्रथम आलो हो या फिर डेली स्टार जो सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसके ऑफिसेस के ऊपर हमला किया गया और उनको जला दिया गया। ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। यहाँ पर कम से कम न्यूज़ गैदरिंग का जो, क्योंकि रात को हमला हुआ था तो न्यूज़ गैदरिंग का जो स्टाफ होता है, जो रिपोर्टर्स होते हैं, वो एक दूसरी बिल्डिंग में थे और स्टाफ कम था। इसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा बताया जाता है कि फैलाया गया जो कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके द्वारा, उसके बाद जो भड़के हुए समर्थक हैं उन्होंने प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर हमला किया। इसको लेकर यूनुस सरकार की काफ़ी आलोचना भी हुई है कि बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है और सरकार सुरक्षा देने में विफल है। आग लगने के बाद यहाँ पर मौके पर सुरक्षा बल पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर अब जो है, आपको मैं अगर दिखाऊं तो सुरक्षा बल लगातार आपको चारों तरफ यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस और जो रैपिड एक्शन बटालियन है उसके लोगों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल अब बड़ा यही उठता है कि क्या जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, जो कानून व्यवस्था है, यूनुस सरकार के हाथ से वो निकलती जा रही है, क्योंकि सब ना सिर्फ माइनॉरिटीज़ पर हमला, हिंदुओं पर हमला, बल्कि जो यहाँ का मीडिया है उसके ऊपर जिस तरीके से हमला हो रहा है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। यहाँ पर जो स्थिति है अभी भी इतनी तनावपूर्ण और इतनी सेंसिटिव बनी हुई है कि प्रथम आलो के जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कम से कम बात करने से इस पर अभी कुछ इनकार किया, चीज़ें बताई किस तरीके से हुआ, क्योंकि सेंसिटिव सिचुएशन है। और इसी तनाव के बीच में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले चुनाव से पहले स्थिति जो है उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मेरे सहयोगी मोमिन के साथ ढाका से अंकित त्यागी, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच ढाका से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ के प्रेस क्लब का पूरा इलाका आज जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। हिंदू महाजोत संगठन से जुड़े लोग आज वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां जुटे सभी लोग दीपू चंद्र दास के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो ढाका के प्रेस क्लब का पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंजा है। हिंदू महाजोत संगठन से जुड़े लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सुन लेते हैं उनकी क्या मांग है। টি পল্টন হয়ে আবার প্রেস ক্লাবের দিকে আসবে তারা, কিন্তু সকাল থেকে রাজধানীর প্রেস ক্লাব ময়দানে অবস্থান করছেন এবং ঢাকার বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে কিন্তু সকাল থেকেই অগণিত হিন্দু। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद अब एक और हिंदू अमृत मंडल की हत्या से यूनुस सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश में फिर हिंदू का मर्डर, दीपू की लिंचिंग के बाद अमृत की हत्या। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना अपराध है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। दीपू दास की मॉब लिंचिंग के सदमे से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे। गिराजबाड़ी के पांगशा इलाके में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट कर हत्या ने सनसनी फैला दी है। दीपू की हत्या के बाद से अपनी इंटरनेशनल फजीयत करवा रही यूनुस सरकार अमृत मंडल की हत्या पर सफाई दे रही है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि यह सांप्रदायिक हमला नहीं बल्कि जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों का नतीजा है। घटना के दिन वो वसूली करने गया था। वहां भीड़ से झड़प में उसकी मौत हो गई। हालांकि सरकार हिंसा की निंदा करती है और दोषियों पर कार्रवाई का वादा कर रही है। लेकिन क्या ये सफाई काफी है? बांग्लादेश की सरकार अपने आप को, अपने देश को पाक साफ बता रही है। उसके हिसाब से अमृत मंडल की हत्या किसी सांप्रदायिक हिंसा का हिस्सा नहीं, लेकिन ताजा हालात में इन दावों पर यकीन करना मुश्किल है। इन सब के बीच भारत के मशहूर सिंगर अरमान खान ने बांग्लादेश में अपना कॉन्सर्ट रद्द कर दिया है। उन्होंने वहां की हकीकत बयां करते हुए कहा कि हिंदुओं और भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से ये उनका हेट्रेड निकल के आया है टुवर्ड्स द हिंदूज एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, ये दोनों ही मेरे लिए एक बराबर का जुर्म है। तो मैं एक ऐसे देश में नहीं जा सकता जहां इंसानियत की कोई गुंजाइश नहीं है, जहां
साज को जिसको हम पूजा करते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैं ऐसे देश को एक देश भी नहीं मानता हूं और उस मिट्टी में मैं जिंदगी में कभी अपने कदम नहीं रखूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर ने भी सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। जानवी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बर्बरता है, ये नरसंहार है और ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। अगर आपको इस अमानवीय सार्वजनिक लिंचिंग के बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पढ़ें, वीडियो देखें, सवाल पूछें। अगर इन सब के बावजूद आपको गुस्सा नहीं आता है तो यही पाखंड हमें देखते देखते तबाह कर देगा। हम दुनिया के दूसरे छोर पर हो रही घटनाओं पर रोते रहेंगे जबकि हमारे अपने भाई बहन जलाकर मार दिए जा रहे हैं। किसी भी रूप में मौजूद उग्रवाद की निंदा और विरोध करना जरूरी है, इससे पहले कि हम अपनी मानवता को भूल जाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में जबरदस्त उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। नोएडा, करनाल, लखनऊ, हापुड़ और पुरी में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे। इसी तरह नेपाल के जनकपुर धाम में भी हिंदू संगठनों ने मार्च निकाला और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। बांग्लादेश के मुद्दे पर राजनीतिक दलों का गुस्सा भी उबाल पर है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने दीपू दास के परिवार के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, हम दीपू चंद्र दास के परिवार के साथ हैं, उनकी आर्थिक मदद करेंगे। हम लोग बंगाली हिंदू के नाते, वो हमारी दीपू बंगाली भाई है, उनका परिवार का साथ एक हिंदू को होने के नाते पूरा देश उसका साथ खड़ा हुआ है। यहाँ बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बांग्लादेश का मुसलमान ने रुपया भेज रहा है। हम लोग भी उनका जो अकाउंट नंबर है, मोबाइल अकाउंट जो परमिसेबल है, उसमें हम लोग भी हिंदू लोग उनका फैमिली को रुपया भेज रहा हूँ। तमाम विवादों और आरोपों के बीच बांग्लादेश की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। 17 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान देश लौटे। उनके लौटने से बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश आई है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पैदा हुए राजनीतिक शून्य को भरने की कोशिश में तारिक और उनके समर्थकों ने दावेदारी पेश कर दी है। तारिक रहमान और उनकी पार्टी जो भी दावे करे, लेकिन ताजा हालात में उनकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। रहमान के हाल के बयानों से बांग्लादेशी जमाते इस्लामी भड़क गई है। जमात से जुड़े वकील शहरियार कबीर ने भारत को तारिक रहमान के बहाने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। रहमान को वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा, भारत से समझौता मौत को दावत देने जैसा है। अपनी भारतेर काছে দস্তখত দিয়ে যদি এই দেশে আসেন তাহলে আপনার মৃত্যুর সন্নিকটে। আপনার বাবার রক্তের সাথে তাহলে আপনি বেইমানি করতেছেন, আপনার মায়ের রক্তের সাথে আপনি বেইমানি করতেছেন। আপনার বাবা তালপট্টি দিয়ে দেয়নি বলে শেখ হাসিনাকে এখানে ঢুকানোর 17 দিনের মাথায় আপনার বাবাকে হত্যা করা হয়েছে। আপনার বাবা পানি চুক্তির আন্ডারে ফারাক্কাকে বলছিল উড়িয়ে দিবে। আপনার মা এই পানির দাবিতে ইউএন পর্যন্ত গেছিল। সেজন্য আপনার মাকে কিন্তু ক্ষমতা থেকে কিভাবে চলে গেছে। আর আমার ধারণা আপনার মাদার ব্যথা এখনো যায়নি। যদি মাদার ব্যথা এখন অনুভব করে থাকেন, বিশ্বাস করেন না ইন্ডিয়াকে, বিশ্বাস করছেন তো মরছেন। शहरयार के बयान से साफ है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें लगातार कमजोर हो रही हैं। दीपू दास और अमृत मंडल की मौतें सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सांप्रदायिक तनाव के साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सवाल उठा रही है। यूनुस सरकार भले ही सफाई दे रही है, लेकिन भारत और नेपाल में हो रहे प्रदर्शनों से साफ है कि लोग इसे मानने को तैयार नहीं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू अमृत मंडल की हत्या पर अपनी सफाई में क्या कहा है, आपको अब ये बताते हैं। अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या पर संज्ञान लिया गया है। अमृत मंडल की हत्या सांप्रदायिक हमला नहीं है, हत्याकांड जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों का नतीजा है। मृतक अमृत मंडल उर्फ सम्राट एक कुख्यात अपराधी था। वारदात के दिन भी जबरन वसूली करने गया था। भीड़ के साथ झड़प के दौरान उसकी जान चली गई। अमृत पर हत्या और जबरन वसूली समेत कई मामले दर्ज हैं। सरकार इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करती है। सरकार किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। हत्याकांड में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धार्मिक पहचान उजागर कर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश सांप्रदायिक सद्भाव वाला देश है, ये कहना है बांग्लादेश की सरकार का। और बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे। हत्या, हिंसा, बवाल और अब
17 साल बाद पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में सत्ता के लिए नई लड़ाई शुरू होने वाली है? सवाल यह भी है कि जिस तरह से रहमान को रेड कार्पेट स्वागत मिला है वो क्या दर्शाता है?